हेलो एस्पिरेंट्स, ये है हमारा रिवीजन कोर्स और क्लास नंबर 2 है। ये फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स हैं जिनसे एग्ज़ाम में हम उन्हें याद कर सकें और इस कंक्लूज़न पर पहुंच सकें कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या फिर कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इस कंक्लूज़न पर पहुंच सकें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the right to be forgotten। right to be forgotten होता है कि आप जब आप अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को या फिर डिजिटल ट्रेसेस को डिलीट करना चाहें कि कोई भी आपको ढूंढ ना सके सर्च इंजन्स पर, गूगल पर, इस तरह से, या फिर फेसबुक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहला स्टेटमेंट हमारा, इट अलाउज इंडिविजुअल टू सीक रिमूवल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन from digital platforms when it becomes outdated, irrelevant or infringes privacy। कि या तो वो इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो, इरेलीवेंट हो, या फिर हमारी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करती हो। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट आता है, इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट एज एन इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 हमारा होता है राइट टू प्राइवेसी, और कई सारे जो बेसिक राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, ये सारे आर्टिकल 21 के अंदर ही आते हैं। तो इसी तरह से राइट टू प्राइवेसी का ही कंपोनेंट है हमारा राइट टू बी फॉरगॉटन, कि अगर हमें प्राइवेसी मेंटेन करनी है, हम नहीं चाहते कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या फिर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो हम इस राइट को इन्वोक कर सकते हैं। और ये चीज़ दिल्ली हाई कोर्ट ने रिकॉग्नाइज की है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो आपका ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स टाइलोसॉरस रेक्स recently identified as a distinct species by scientists which lived during the Cretaceous period around 80 million years ago and had a streamlined body। स्ट्रीमलाइंड बॉडी, आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ। पहले ये 4 पॉइंट आप समझ लीजिए। स्ट्रीमलाइंड बॉडी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी का होता है कि एक लंबी, एक स्ट्रेट शेप की बॉडी। इलोंगेटेड स्नाउट, स्नाउट का मतलब होता है हमारा कि जो अपने आँख के आगे जो थोबड़ा होता है, जैसे क्रोकोडाइल होता है, तो क्रोकोडाइल के आँख के आगे जबड़ा होता है जिसमें नोज होती है, टीथ होती है, उसको हम बोलते हैं स्नाउट। तो इलोंगेटेड स्नाउट मतलब एक लंबा वो उसका मुंह है। फिर आता है सेरेटेड टीथ, सेरेटेड का मतलब होता है नोकदार, धारदार, धारदार दांत हो। और फिर है पैडल लाइक फ्लिपर्स, पैडल लाइक फ्लिपर्स का मतलब है कि जैसे जो चप्पू होता है, चप्पू के शेप के उसके वो हों, लिम्स हों, जिससे वो स्विम कर सके। एंड अ पावरफुल टेल, एक पावरफुल टेल हो, मजबूत टेल हो, बड़ी टेल हो, दैट हेल्प्ड इट फंक्शन एज एन अपेक्स प्रेडेटर, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही अपेक्स प्रेडेटर का मतलब बहुत ही एक फूड चेन हायरार्की में बहुत ही ऊपर पर आ जाए, यानी बहुत ही एक घातक हो, जैसे फॉरेस्ट में टाइगर होता है, इस तरह से आ जाए। पहले इमेज देख लेते हैं। तो इमेज में आप देखिए, ये है ओरिजिनल हमारा टाइलोसॉरस रेक्स। अब इसके अगर हम फीचर देखें तो ये इसकी लंबी सी पूंछ है, इसके अलावा ये पैडेट लाइक फ्लिपर्स हैं, ये इसकी आंखें हैं, इसके अलावा ये इसका लंबा सा आगे को जबड़ा हो गया है, ये और ये। इनमें आप दांत देखें तो ये बहुत ही धारदार दांत हैं, नोकदार। तो ये इमेज है उसकी, और इमेज से आप समझ गए हो कि ये पानी में रहता है। तो एक ऑप्शंस पे आए, अ जायंट मरीन रेप्टाइल बिलोंगिंग टू दी मोसैसॉर ग्रुप। तो आप ये देखिए, टाइलोसॉरस, सॉरी बार बार हट जाता है,
तो ये जो हमारा ये आप इसमें देखिए ऊपर नाम पे ये सॉरस जो लिखा हुआ है, पेन चलेगा नहीं, खैर आप देख लीजिए, मैं आपको हाइलाइटर से दिखा देता हूँ। हाइलाइटर भी नहीं चलेगा, सॉरी, लेज़र चलेगा। तो ये आप ऊपर देखेंगे तो ये जो टाइलोसॉरस में SAUR है, इसी तरह से इसमें भी मोसा सौर SAUR ग्रुप है। तो ये आप याद रखिए, इसी ग्रुप से ये बिलोंग करता है। पेन क्यों नहीं आ रहा, चलिए पेन आ गया। तो ये मोसा सौर ग्रुप है, इसमें सॉरी क्या हो रहा है, तो ये हमारा SAUR जो है ये नाम से इसके बिल्कुल मैच करता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये एक मैरीन रेप्टाइल है, और ये हमने इमेज में भी देख लिया, ये स्वयं एक समुद्र की इमेज है जिस पर ये तैर रहा है। इसके अलावा नाम से आपको इसके ग्रुप का पता चल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अ फ्लाइंग डायनासोर फ्रॉम द जुरासिक पीरियड, गलत ही है बाकी। अ लैंड मैमल रिलेटेड टू मॉडर्न एलिफेंट, तो ना फिर ये जुरासिक पीरियड का डायनासोर से रिलेटेड है, ना ये मॉडर्न एलिफेंट्स है, और ना ही ये फ्रेश वाटर फिश है, ये एक मरीन रेप्टाइल है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवाइज्ड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सीरीज बेस ईयर 22-23। तो ये हमारा एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, और ये इसका भी बेस ईयर रिसेंटली चेंज हुआ है। तो स्टेटमेंट पर आते हैं। द इंडेक्स नाउ इनकॉर्पोरेट्स एक्टिविटीज सच एज गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट मैनेजमेंट विच वर एब्सेंट इन द प्रीवियस सीरीज। तो पिछली सीरीज में ये सारे जो हमारे क्या बोलते हैं एक्टिविटीज़ है, ये सारी एब्सेंट थी, क्योंकि तब गैस सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं थी, वाटर सप्लाई भी एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या फिर प्रोडक्शन नहीं माना जाता था, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी आप देखें तो ये सारे सेक्टर्स या ये सारी इंडस्ट्रीज रिसेंटली इवॉल्व हुई हैं पिछले कुछ सालों में, जब से हम ये सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और इन सब पर ध्यान देने लगे हैं। तो इस वजह से ये पिछले इंडेक्स में नहीं थी। अब कोई भी इंडेक्स अगर रिवाइज होगा, उसका बेस ईयर चेंज होगा, तो ये सारे सेक्टर इंक्लूड किए जाएंगे जो कि मॉडर्न डे की इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करें। तो ये सारे जो सेक्टर्स ये इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है द IIP इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एंश्योर सेक्टोरल एक्यूरेसी। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि कोई भी जो आप देखिए इंडेक्स होगा वो NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी बोलते हैं, वो निकालेगी। तो ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द रिवाइज्ड सीरीज इज नाउ बाइफरकेटेड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू ट्रैक द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों से ही हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, और अब जब ये हमारे मॉडर्न डे इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो फिर ये चीज़ भी इसे इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, और ये आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्यूफोर्ट कैसल। तो ब्यूफोर्ट कैसल जो है, इसको पहले समझ लेते हैं ये है कहाँ पर, और पहले स्टेटमेंट ही पढ़ देते हैं। इट इज़ अ मिडीवल फोर्ट्रेस सिचुएटेड इंटायरली इन इजराइल। दूसरा है द लितानी रिवर फ्लोज इंटायरली विद इन लेबनान बिफोर एंटरिंग द मेडिटेरेनियन सी। तो इधर पे मैंने आपके लिए ये मैप लगा दिया है। तो ये हमारा एक बॉर्डर है, इसके नीचे यहाँ पे इसके नीचे ये इजराइल है और ऊपर ये लेबनान है। इस पे ये हमारी लेबनान पे ही ये हमारी ब्लू कलर से रिवर फ्लो कर रही है, लितानी रिवर, और यहाँ पे एक इस रिवर के इधर पॉइंट पर ये
ब्यूफोर्ट फोर्ट्रेस है। ओके, तो ये हमारा लेबनान का पार्ट है। दोनों रिवर और फोर्ट दोनों ही लेबनान का पार्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये जो ब्यूफोर्ट कैसल है, इट इज़ अ मिडीवल फोर्ट्रेस सिचुएटेड इंटायरली इन इसराइल। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि इसराइल में नहीं है, ये हमारा लेबनान में है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट आता है द लिटानी रिवर फ्लोज इंटायरली विद इन लेबनान बिफोर एंटरिंग द मेडिटेरेनियन सी। तो ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, इसमें घुसने से पहले तक ये सिर्फ लेबनान में ही फ्लो करती है और किसी स्टेट में नहीं जाती। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। पहला गलत है, दूसरा सही, तो ओनली टू आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसको ये जो आपका ब्यूफोर्ट कैसल है इसको आप याद कर सकते हैं क्योंकि एक तो इसराइल बहुत ही ये न्यूज़ में है इस बार, जो भी वहाँ पर डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। तो ब्यूफोर्ट को आप इस तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं, ब्यूटीफुल फोर्ट। और ब्यूटीफुल फोर्ट क्या होगा, हमेशा नदी के उस पार होगा, इसलिए ये नदी के इस तरफ है। ये जो रेड मार्क आप देख रहे हैं ये वाला, सिर्फ याद करने की ट्रिक है, बाकी कोई रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM is a climate linked trade measure introduced by the African Union in collaboration with India। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है क्योंकि ये अफ्रीकन यूनियन ने नहीं किया है। क्योंकि अफ्रीकन यूनियन तो आप अगर देखें तो ये भाई हमारा कार्बन टैक्सेशन की बात कौन करेगा, एक डेवलप्ड कंट्री करेगा। अफ्रीकन तो इंडिया से भी कंपैरेटिवली आप देखें तो कम डेवलप है। तो ये अफ्रीकन यूनियन नहीं है, ये हमारा यूरोपियन यूनियन है। और एक चीज आप ये समझ लीजिए, दूसरा है द मैकेनिज्म करंटली अप्लाइज टू प्रोडक्ट सच एज स्टील, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। तो ये जो तीनों ही प्रोडक्ट हैं, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, ये कह लीजिए ये जो इंडस्ट्री है, ये जो सेक्टर है, ये एक हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है। इससे बहुत पॉल्यूशन निकलता है, इसलिए सबसे ज़्यादा या फिर कहें तो इन्हीं प्रोडक्ट्स पर पहले अप्लाई किया जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। पहला गलत है, दूसरा सही है। द आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली 2। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द लूनर साउथ पोल इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है पार्ट ऑफ द लूनर साउथ पोल एक्सपीरियंस शॉर्टर पीरियड्स ऑफ डार्कनेस कंपेयर्ड टू मैनी अदर रीजन्स ऑफ द मून मेकिंग देम सुटेबल फॉर सोलर पावर जनरेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि साउथ पोल की इंपॉर्टेंस आप कैसे समझेंगे। जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन हुआ था उसमें हमने साउथ पोल पे लैंड करने वाली फर्स्ट कंट्री बने थे। ये हमारी इंपॉर्टेंस को दिखा, साउथ पोल की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। अब वहाँ का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, अगर अब ये मान लीजिए वहाँ का सरफेस है तो वहाँ पर बहुत हाईली ऐसे इस तरह के एक मतलब एक हाई पॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत हाई है। तो और यहाँ पर इनका जो है सोलर वो पड़ता है, सोलर रेस पड़ती हैं, सन की रेस। अब क्या हो जाता है कि यहाँ पर ये जो एरिया हो जाता है, इसको मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको ब्लू से। ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पर सनरेज पड़ती नहीं है, तो टेम्परेचर यहाँ का बहुत लो है। इस वजह से यहाँ पर जो है आपका आइस फ्रीज है। ओके, अगर पूरे में पड़ जाती तो यहाँ पर आइस फ्रीज नहीं होती, वाटर वेपर इवेपोरेट हो जाता। तो इस वजह से यहाँ एक, और ये जो साउथ पोल है ये सोलर वाली साइड ज़्यादा है भाई। नॉर्थ एक दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। साउथ पोल पे सन की डायरेक्ट रेज आती हैं और नॉर्थ पोल पे इतनी कंपेरेटिवली लोअर रेज है। तो वहाँ का तो साउथ पोल पे यहाँ पर अगर हम देखें तो सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं इन हाई पॉइंट्स पर जहाँ पर सनरेज डायरेक्टली आ रही हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। तो
शॉर्टर पीरियड ऑफ डार्कनेस है कंपेयर टू मैनी अदर रीजन्स ऑफ द मून, मेकिंग देम सुटेबल फॉर सोलर पावर जनरेशन। पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट आता है साइंटिस्ट बिलीव दैट परमानेंटली शैडोड रीजन्स, ये जो हम बात कर रहे हैं ब्लू एरिया का, ये जो हमने ब्लू पेन से ये मार्क किया हुआ है, तो ये परमानेंटली शैडोड रीजन्स नियर द लूनार साउथ पोल में कंटेन डिपॉजिट ऑफ वाटर आइस। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि इवेपोरेट नहीं हो पाया होगा, टेम्परेचर काफ़ी लो है। तीसरा स्टेटमेंट है द लूनार साउथ पोल हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ पोटेंशियल स्टेजिंग ग्राउंड फॉर फ्यूचर ह्यूमन मिशन टू मार्स। अब इसमें क्या है कि देखिए हम लोग अर्थ पे हैं, ये हमारा मून है सपोज कर लीजिए, और और ये हमारा मार्स है। तो अब अगर हमें अर्थ से मार्स पर जाना है, ऐसे जाएंगे तो एक तो डिस्टेंस लंबा हो गया, हमें फ्यूल भी ज़्यादा चाहिए, प्लस हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो फिर क्या है कि हमारी जो कनेक्टिविटी होगी उन पर्सन से वो काफ़ी देर में हो जाएगी। अब फ्यूल ज़्यादा होने की वजह से हमें एक हैवी लोड लेकर चलना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम क्या करें, अर्थ से मार्स में जाएं थोड़ा कम वेट लेकर के, यहाँ पर हमें सोलर एनर्जी मिल ही रही है, इसका यूज़ करके फिर हम दोबारा से चार्ज करें, और सॉरी वाटर वेपर है, वाटर वेपर को हम लोग सोलर एनर्जी के यूज़ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दें, और हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज़ करें मून के अंदर, और फिर यहाँ से हम लोग जाएं मार्स, इसको फिर तो हमें रिफ्यूलिंग हो जाएगी यहाँ पर, तो हमें कम वेट कैरी करके जाना पड़ेगा। इसीलिए ये जो साउथ पोल है उसे आइडेंटिफाई किया गया है पोटेंशियल स्टेजिंग ग्राउंड फॉर फ्यूचर ह्यूमन मिशन टू मार्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट 2012 criminalizes all sexual activity involving persons below 18 years of age irrespective of consent। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि यानी अगर कोई माइनर है तो इर्रेस्पेक्टिव कि आपने उसकी कंसेंट ली है या नहीं ली है, अगर आपने उसके साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी की है तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि वो माइनर है, उसके इतनी समझ नहीं है कि वो ये डिसीजन ले सके। दूसरा स्टेटमेंट है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 permits termination of pregnancy up to 24 weeks for specified categories of women under prescribed condition। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 24 वीक्स को आप अगर मंथ में कन्वर्ट करें तो 24/4 भाई एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 6 मंथ। अब आपको ये चीज़ इजीली याद रहेगी कि टोटल जैसे 9th मंथ की प्रेगनेंसी होती है, 9th मंथ में 6 मंथ तक आपका जो है स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ वुमेन के लिए प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस के अंदर एबॉर्शन किया जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है असर्शन इंडिया एंड कनाडा आर सीकिंग टू कंक्लूड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट and substantially expand bilateral trade in the coming years। अब रीजन पर आते हैं। India's growing demand for energy, critical mineral, advanced technologies and infrastructure complement Canada's strength in natural resource, clean energy, innovation and investment capital। तो ये बिल्कुल दोनों चीज़ें सही हैं, और आर जो है वो एक करेक्ट रीज़न है हमारे ए का। रीज़न क्योंकि कनाडा आप देखें तो एक डेवलप्ड कंट्री है। अब कनाडा में क्या है, कनाडा के पास इन्वेस्टमेंट भी है, और क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, उसकी जोग्राफिकल एडवांटेज की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, प्लस डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी हमसे आगे है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होगा कि जब हम इंडिया और कनाडा की पार्टनरशिप होगी तो ये सारी चीज़ें जो कनाडा के पास हैं इंडिया को इनकी ज़रूरत है, नीड है।
तो ये कॉम्प्लीमेंट करती है इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इज या आर करेक्ट। तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है ये ईरान की एक न्यूक्लियर डील है। इसके ईयर की बात करें तो 2015 में ये साइन हुई थी। इसके अंदर ये था कि ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटीज़ को कम करेगा और बदले में जो यूएसए ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए थे, इकोनॉमिक सैंक्शन, वो रिवोक किए जाएंगे। तो ये 2015 में साइन हुई थी और ईयर आप याद रखें कि 2014 इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। 2014 में हमारे इंडिया में भी इलेक्शन हुए थे, प्राइम मिनिस्टर के मोदी जी आए थे, और 2014 में अमेरिका में भी इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के। उसके बाद हुआ क्या कि 2014 में जब इलेक्शन हुए तो 1 साल बाद 2015 में ये ट्रीटी लाई गई। उसके बाद हमारे यहाँ 5 साल में इलेक्शन होते हैं, अमेरिका में 4 साल में इलेक्शन होते हैं। तो 2018 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो हमारे ट्रम्प साहब जीते, जिनका मूड कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो उन्होंने इस ट्रीटी को रिवोक कर दिया। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द JCPOA वॉज साइंड इन 2015 टू प्लेस रेस्ट्रिक्शन ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम इन रिटर्न फॉर सैंक्शन रिलीफ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वॉज इंटरेस्टेड विद मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन अंडर द एग्रीमेंट। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि आप देखें तो जो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, यही इस टाइम सबसे सुप्रीम बॉडी है एटॉमिक एनर्जी को लेकर के इंटरनेशनल वाइज। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट आता है द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मली विथड्रू फ्रॉम दी JCPOA इन 2018। ये स्टेटमेंट भी सही है। मैंने आपको बताया कि 2018 में जब ट्रम्प आए तो उन्होंने इस डील से अपने आप को बाहर निकाल लिया। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 3 लैंग्वेज फार्मूला इन इंडिया। द 3 लैंग्वेज फार्मूला was recommended by the कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने 3 लैंग्वेज फार्मूला रिकमेंड किया था, जिसमें 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी? एक तो इंग्लिश थी, एक हिंदी थी और एक वर्नाकुलर यानी लोकल लैंग्वेज आप कह लीजिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और कमीशन का नाम आप ना भूल जाएं, इसलिए आप इस तरह से याद रखिएगा कि ये THARI, ये थारी और ये थ्री और थारी एक तरह से रिलेटेबल साउंड करते हैं। तो आप इससे याद रखेंगे कि अगर 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की बात आए तो नाम में भी 3 से सिमिलर कुछ होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट आता है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट नो लैंग्वेज शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि किसी भी स्टेट पर कोई लैंग्वेज इम्पोज नहीं की जाएगी कि आपको यही पढ़ना है, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले इसी को लेकर के बहुत सारे क्या बोले उसे आंदोलन भी हो चुके हैं। तीसरा स्टेटमेंट आता है अंडर द CBSE सर्कुलर फॉरेन लैंग्वेजेस सच एज फ्रेंच और जर्मन कैन बी ऑफर्ड एज एन ऑप्शनल 4th लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट भी सही है। इन 3 लैंग्वेज के अलावा कोई फॉरेन लैंग्वेज भी आपको सिखाई जा सकती है, क्योंकि फ्यूचर जो है आप देखें तो जो IT कंपनीज़ हैं या फिर जो BPO कंट्रीज़ हैं उनका है, तो जिसमें हम फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, तो फिर हमें उनकी लैंग्वेज भी आनी चाहिए। और एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको ये लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए, पर इसको हम फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो पर्सनल लाइफ वाला सवाल आ जाता है, आर्टिकल 21। तो ऑप्शनल है कि अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। 4th स्टेटमेंट है एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है।
क्योंकि जो एजुकेशन है वो पहले तो स्टेट लिस्ट में आती थी, पर जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसमें इसको जो है कॉन्करेंट लिस्ट में ले आए। अब इसको याद करने के लिए आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि एजुकेशन के लिए आप देखेंगे तो एक तो स्टेट बोर्ड होते हैं और साथ में ही सेंट्रल बोर्ड भी होते हैं। सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई क्या है? सेंट्रल बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड अगर दोनों बोर्ड है, दोनों बोर्ड बना रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब कि वो जो सब्जेक्ट है वो दोनों मतलब कॉमन लिस्ट में आता है, जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट आपका फोर्थ वाला रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। 1 2 दोनों में कॉमन है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका सही है कि जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको पढ़ना ऑप्शनल है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, ए 1 2 एंड 3। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है ट्राइबल आइडेंटिटी इन इंडिया इज प्राइमरली बेस्ड ऑन एथनिसिटी, किनशिप टाइज, कस्टम्स एंड कम्युनिटी एफिलिएशंस रेदर देन रिलीजन। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो आपका ट्राइबल स्टेटस है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। खैर ये कंसीडर करने को बोल रहा है, अभी हमें सही गलत नहीं बताना। दूसरा स्टेटमेंट है आर्टिकल 25 गारंटीज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू चूज एंड प्रैक्टिस अ रिलीजन। तीसरा स्टेटमेंट है सेवरल आदिवासी ग्रुप्स हैव डिमांडेड सेपरेट रिकॉग्निशन ऑफ देयर ट्रेडिशनल नेचर बेस्ड बिलीफ सिस्टम इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। कि बहुत सारे आदिवासी ग्रुप ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑफिशियली अपने सेपरेट रिकॉग्निशन डिमांड किया है अपने ट्रेडिशनल नेचर बेस्ड बिलीफ सिस्टम को बिहाफ पर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट्स। पहला इन्फ्लुएंस है अ चेंज इन रिलीजियस एफिलिएशन डज नॉट ऑटोमेटिकली ऑल्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन आपका जो शेड्यूल्ड ट्राइब की आइडेंटिटी है वो उससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा इन्फ्लुएंस आता है रिकॉग्निशन ऑफ इंडिजिनस बिलीफ सिस्टम कैन को एग्जिस्ट विथ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। ये भी एक तरह से वही चीज़ है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है कि जो आपके इंडिजिनस बिलीफ सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिलीजियस फ्रीडम आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसके साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, वही चीज़ है। तीसरा इन्फ्लुएंस आता है ट्राइबल आइडेंटिटी एंड रिलीजियस आइडेंटिटी और ऑलवेज आइडेंटिकल एंड इनसेपरेबल। मतलब बिल्कुल सेम है, ये अलग अलग नहीं हो सकती। अब जो पहले दो स्टेटमेंट है इसके बिल्कुल अपोजिट कह दिया। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आपका जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा इररेस्पेक्टिव कि आप रिलीजियस कौन सा चूज कर रहे हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तीसरा गलत होने की वजह से ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो आज के साथ हमारे सभी क्वेश्चन खत्म हुए। आई होप कि आपको ये ट्रिक्स याद करने में काम आएंगी। और जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हो सकता है एक बार में आपको याद ना हो, आपको कम से कम 3 बार इसको रिवाइज करना है एग्ज़ाम से पहले और प्रैक्टिस भी करनी है। उसके अलावा आपके जो भी फीडबैक हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपने कितना स्कोर किया इन सभी क्वेश्चंस में से, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप कमेंट में बताइए। थैंक यू।